नमस्कार, जय हिंद। बत्रा डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं विवेक मिश्र आप सभी एनडीए एस्पिरेंट्स का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोगों ने भारत के भौतिक विभाजन को पढ़ना स्टार्ट किया है, जिसमें हम लोगों ने उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर के विशाल मैदान पढ़ लिया था और उसके बाद हम लोगों ने शुरू किया था प्रायद्वीपीय भारत का पठार। और प्रायद्वीपीय भारत के पठार में चूंकि आप जानते हैं कि इसको हम लोगों ने दो पार्ट में डिवाइड किया था। एक को हम लोगों ने कहा था पर्वतीय क्षेत्र और दूसरे को हम लोगों ने कहा था पठार। तो पर्वतों में हम लोगों ने पढ़ना स्टार्ट किया था और इसमें हम लोगों ने अरावली पर्वत श्रृंखला, विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के बारे में अपनी बातों को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। और आज की क्लास में जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला। तो हेडिंग आप बना लीजिए, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला। हेडिंग आपकी होगी पूर्वी घाट व पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट व पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला। चलिए, इसमें हम लोग अपनी बात समझते हैं। और आपको ये पता है कि जो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला हैं, ये कहां पर मौजूद है? तो ये मौजूद है आपके भारत के जो तटीय क्षेत्र हैं। और तटीय क्षेत्र का मतलब हो जाता है, तटीय क्षेत्र का मतलब हो गया कि कुछ यहां से कुछ इस तरीके से तटीय क्षेत्र होता है। और यहां पर आप जानते हैं कि एक नदी आती है और उस नदी का नाम होता है क्या? यहां से एक नदी आती है और वो नदी होती है नर्मदा नदी। क्योंकि आपको हमने कल भी बताया था कि जो नर्मदा नदी के ऊपर वाला एरिया है, नर्मदा नदी के ऊपर वाला जो एरिया है, यहीं पर होता है सतपुड़ा। और उसके बाद नर्मदा नदी के ऊपर जो होता है नर्मदा और तापी नदी, यहां पर विंध्याचल, और इसके बाद यहां पर होता है सतपुड़ा। तो यहां पर जो नर्मदा नदी का मुहाना है, आप चाहें तो यहां पर लिख लीजिए नर्मदा का मुहाना, नर्मदा नदी का मुहाना। अब नर्मदा नदी के मुहाने से लेकर के, और यहां पर आप जानते हैं क्या रहता है? अरब सागर। यहां पर क्या है? अरब सागर है। तो नर्मदा नदी के मुहाने से लेकर के कहां तक? यहां होता है कुमारी अंतरीप, या यहीं पर होता है कन्याकुमारी। तो यहां पर आप क्या लिखेंगे? कुमारी अंतरीप। अब आपसे अगर ये पूछा जाए कि जो पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला है, ये पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला कहां से कहां तक विस्तृत है, तो आप क्या बताएंगे? ये विस्तृत है नर्मदा नदी के मुहाने से लेकर के, और लास्ट में कहां तक होती है? कुमारी अंतरीप तक इसका विस्तार देखने को मिल जाता है। और इसमें आपको एक चीज और समझनी है कि ठीक इसी तरीके से यहां पर होती है कौन सी? पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला। तो एक आप जान गए कि जो तटीय क्षेत्र है इसके तटीय क्षेत्र में ही यहां पर क्या मौजूद है? तो ये वाला जो पर्वत है, इसको हम लोग कहते हैं पूर्वी घाट। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं पूर्वी घाट। और ये वाला जो है, इसको हम लोग कहते हैं पश्चिमी घाट। तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, ये आपको यहां पर दो मिल गए। तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं, ये भारत के तटों के सहारे हैं, और कह सकते हैं कि अरब सागर के समानांतर या फिर बंगाल की खाड़ी के समानांतर ये उपस्थित होते हैं या विस्तृत होते हैं। यहां पर अब आप देखेंगे तो जो पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला है, पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला जो है, ये कितने लंबाई में है? तो इसकी कुल लंबाई जो होती है, इसकी लंबाई जो होती है वह 1600 किलोमीटर होती है। और अगर आपको याद हो तो इससे पहले जो आपने हिमालय पर्वत के बारे में पढ़ा था, तो हिमालय पर्वत की लंबाई जो थी वो कितनी थी? 2400 किलोमीटर। तो इसलिए आप इसको कह सकते हैं कि भारत की 1600 किलोमीटर लंबा है, तो इसलिए आप इसको कहेंगे यह भारत की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। भारत की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। कौन सी? तो आप लगाएंगे आंसर कि वो है
पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला। यहां तक बात आपको समझ में आई। अब इसके बाद एक सवाल यहां पर और होता है कि जो ये पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला है ये वास्तविक पर्वत न होकर के बल्कि एक कगार के रूप में होता है। कगार का मतलब आप समझते होंगे कि जब खड़ी ढाल होती है, खड़ा ढाल होने का मतलब कि वो किनारा जो होता है उसी को हम लोग कगार कहते हैं। तो एक पॉइंट यहां पर और लिखिएगा कि वास्तविक न होकर, वास्तविक न होकर यह कैसा है, यह एक कगार के रूप में है, यह एक कगार के रूप में विस्तृत है। और कगार का मतलब होता है खड़ी ढाल वाला। ये क्या होता है, खड़ी ढाल वाला, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, इसे हम लोग कगार के रूप में देखते हैं। इसके साथ में और आप देखेंगे तो पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण बात होती है कि इसका जो पश्चिमी ढाल होता है, अब कगार है तो कगार के वजह से आप इसको समझ सकते हैं कि जो इसका पश्चिमी ढाल होगा और पूर्वी ढाल, तो पूर्वी ढाल कैसा होता है, पूर्वी ढाल इसका मंद है और जो पश्चिमी ढाल है, पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला का पश्चिमी घाट जो है वो काफी तीव्र है। यहां से इसको आप समझ सकते हैं। इसके साथ में अगर आप देखें तो जो आपका पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला है, यह पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला कैसा होता है, यह सतत होता है। और सतत होने का मतलब कि यहां पर यह कंटिन्यू होता है। और कंटिन्यू होने का मतलब ही क्या है कि यहां पर नदियों के द्वारा इसका अपर्दन, इसका कटाव या कटान कम किया गया है या नहीं किया गया है। तो नदियों के द्वारा इसका कटान नहीं होता है, इसलिए हम क्या कहते हैं कि पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला जो है वो हमेशा सतत होता है। तो एक पॉइंट आप यहां पर और भी समझ सकते हैं। अब अगर हम लोग बात करें तो दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ेंगे तो इसकी ऊंचाई कम होती जाती है। दक्षिण से जब उत्तर की ओर बढ़ेंगे तो इसकी ऊंचाई कम होती है। दक्षिण से उत्तर जाएंगे तो इसकी ऊंचाई क्या होती है, ऊंचाई कम होती है। यानी कि हम लोग कुमारी अंतरीप के पास जब पहुंचते हैं, कुमारी अंतरीप के पास में तब इसकी ऊंचाई ज्यादा होती है। इसकी ऊंचाई यहां पर ऊंचाई ज्यादा होती है, इसकी पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला की। फिर इसके बाद आप इसमें देखिए तो एक पॉइंट आपको पता होगा कि जो पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला है इसको हम लोग एक नाम से और जानते हैं। पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला जो है, पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला जो है इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं सह्याद्री। पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है, सह्याद्री भी इसको कहा जाता है। और यहीं से होकर के गुजरती है, इसके ठीक बीचों बीच से 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। और यही जो 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है यही इस सह्याद्री को दो पार्ट में डिवाइड कर देती है। और जो दो पार्ट में इसको डिवाइड करती है उसमें आप जानते हैं कि जो उत्तरी 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है सह्याद्री को दो पार्ट में डिवाइड करती है। जैसे कि अब यहां पर जब आप देखेंगे, मान लीजिए कि ये आपका हो गया पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला। अब इस पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला से होकर के एक लाइन गुजरती है और उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला के बीचों बीच से होकर के जो लाइन गुजरती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। अब आपको ये बात पता हो गई है कि जो पूरा का पूरा पश्चिमी घाट है इसको हम लोग ने क्या कह दिया, सह्याद्री कह दिया। और इसके जो ऊपर वाला पार्ट है तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, उत्तरी सह्याद्री। और जो नीचे वाला पार्ट होगा
इसी को हम लोग क्या कहेंगे, दक्षिणी सह्याद्री। तो यहां पर एक पॉइंट आपको और समझना है कि जो पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला है इसको क्या कहा जाता है, तो सह्याद्री कहते हैं। और जो 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है यही क्या करती है, सह्याद्री को दो पार्ट में डिवाइड करती है। तो एक पार्ट कौन सा हो गया, ऊपर वाला, जिसको हम लोगों ने सह्याद्री उत्तरी सह्याद्री कहा, और जो नीचे वाला है उसको हम लोगों ने दक्षिणी सह्याद्री कहा है। अब यहां पर एक पॉइंट आपको पहले से ही पता है कि जो ये वाला एरिया है यहां पर होती है कौन सी नदी, तो यहां पर होती है नर्मदा नदी। और यहां पर एक नदी आती है उसका नाम होता है मालप्रभा, या यहीं पर होता है गोवा। और दूसरा यहां पर क्या लगाएंगे, तो दूसरा यहां पर लगाएंगे कुमारी अंतरीप। तो यहां पर क्या हो गया, कुमारी अंतरीप हो गया। अब यहां पर सारी बातें आपको कंफर्म हो गई कि नर्मदा नदी के मुहाने से इसको हम लोगों ने दो पार्ट में डिवाइड किया, 16 डिग्री अक्षांश रेखा दो भागों में विभाजित करती है इसको। और जब दो भागों में इसको विभाजित करती है तो इसमें जो एक पार्ट होता है इसको हम लोगों ने क्या कह लिया, उत्तरी सह्याद्री। एक को क्या कहा, उत्तरी सह्याद्री, और दूसरे को हम लोगों ने क्या कहा, दक्षिणी सह्याद्री। तो यहां पर आपको दो सह्याद्री मिल गए। और जो उत्तरी सह्याद्री है इसका विस्तार कहां से होता है, तो नर्मदा के मुहाने से। कहां से, नर्मदा के मुहाने से। और कहां तक आता है, तो यह मालप्रभा या गोवा तक इसका विस्तार होता है। इसके साथ में जो दक्षिणी सह्याद्री है इसका विस्तार आपको गोवा से मिल जाएगा। गोवा से कहां तक, कुमारी अंतरीप तक। गोवा से कुमारी अंतरीप तक इसका विस्तार आपको देखने को मिलता है। तो इस तरीके से जो पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला है इसको हम लोगों ने सह्याद्री कहा। और सह्याद्री में भी आप देखेंगे तो इसमें आपको दो मिल गया, 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा के सहारे। और यहां पर आप देखेंगे तो इसको हम लोगों ने उत्तरी सह्याद्री और दूसरे को हम लोगों ने क्या कहा, दक्षिणी सह्याद्री। अब यहां पर आपको ध्यान रखना है कि इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी होती है, तो कलसुबई और महाबालेश्वर, इसमें दो चोटियां होती हैं। एक को हम लोग क्या कहते हैं, एक को हम लोग कहते हैं कलसुबई, एक को कहते हैं कलसुबई और दूसरे को हम लोग कहते हैं महाबालेश्वर। तो महाबालेश्वर जो है ये सेकंड हाईएस्ट पीक है और ये फर्स्ट हाईएस्ट पीक है किसकी, तो ये हो जाती है उत्तरी सह्याद्री में। तो उत्तरी सह्याद्री की जो सर्वोच्च चोटी अगर आपसे पूछा जाएगा तो उसमें आप आंसर क्या लगाएंगे, कलसुबई, और दूसरे पर क्या लगाएंगे, तो वहां पर आंसर हो जाएगा आपका महाबालेश्वर का। इसके बाद में अगर आप देखेंगे तो इसके बाद अगर देखें तो यहाँ जो महाबालेश्वर है यहीं से एक नदी का उद्गम होता है और वो नदी होती है आपकी कृष्णा नदी। कृष्णा नदी का उद्गम कहां से होता है, तो महाबालेश्वर से ही हो जाता है। और इसके अलावा आप देखेंगे तो थाल घाट और भोर घाट दर्रा, यहां पर एक पॉइंट आप और लिख लीजिए, यहां पर लिख लीजिए कृष्णा नदी, और यहीं पर आपको मिल जाता है थाल घाट और भोर घाट दर्रे भी यहीं पर मिल जाते हैं, जो कि भारत का जो पश्चिमी मैदान होगा, पश्चिमी मैदान को जो आंतरिक क्षेत्र होंगे यहां से उनको जोड़ने का ये काम करती है। एक पॉइंट आपको यहां से और भी पूछा जा सकता है। इसके अलावा जो हम लोगों ने देखा था, इसके अलावा जो हम लोगों ने दक्षिणी सह्याद्री को देखा था, तो इसमें आप देखेंगे तो इसकी सर्वोच्च चोटी कुद्रेमुख होती है और ये कहां पर मिलता है, कर्नाटक में। तो यहां पर आप लिखेंगे क्या, कुद्रेमुख जो है, कुद्रेमुख जो है यह इसकी सर्वोच्च चोटी है और ये कहां पर है, दक्षिण भारत में स्थित है। इसके बाद दक्षिणी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर कुद्रेमुख हो जाएगा और दूसरा जो होगा वो होगा आपका पुष्पगिरी। दूसरा कौन सा होगा, तो दूसरे नंबर पर आएगा पुष्पगिरी। और आपको पता होगा कि पुष्पगिरी ही ऐसा स्थान है जहां से कावेरी नदी का उद्गम होता है। तो ये पुष्पगिरी होता है और यहां से कावेरी नदी का उद्गम होता है। अब इसमें आप देखेंगे तो यहां पर पाल घाट और भोर घाट दर्रा आपको मिलता है। यहां से आपको इस तरीके के
सवाल जो पूछे जाते हैं वो आप आसानी से बता सकते हैं। इसी के साथ में आप देखेंगे तो पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में ही जोग या गरसुप्पा नाम का एक जलप्रपात भी है, जो कहां पर स्थित होगा, तो पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में ही इसकी भी लोकेशन आपको देखने को मिल जाएगी। अब चलिए हम लोग थोड़ा सा इसको रिवाइज करके भी देख लेते हैं। क्योंकि आपने जो देखा है वो है आपका पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला, और पूर्वी घाट पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में आपने देखा था कि नर्मदा नदी के मुहाने से कुमारी अंतरीप तक पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला का पूरा विस्तार आपको देखने को मिल जाता है। इसके साथ में आपने देखा कि इसकी जो लंबाई है वो कितना है, 1600 किलोमीटर इसकी लंबाई होती है, और यह भारत की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला के रूप में जानी जाती है। इसके साथ में यह वास्तविक न होकर एक कगार के रूप में होता है, और कगार का मतलब होता है विस्तृत। इसका जो खड़ा ढाल होगा, जो इसका जो ढाल होगा वो कैसा होगा, खड़ा ढाल होगा। अब इसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर कगार का मतलब पूर्वी ढाल जो है उसका मंद है, और पश्चिमी घाट इसका तीव्र है। पश्चिमी घाट का मतलब है कि यह जो अरब सागर की ओर वाला है, अरब सागर की ओर वाला जो ढाल है वो कैसा है, वह तीव्र है। अरब सागर की ओर वाला ढाल जो है वह तीव्र ढाल है, और जबकि आंतरिक क्षेत्र वाला जो भाग है वह काफी मंद होता है, यानी कि पूर्वी ढाल। अब इसके बाद हम लोग बात करें तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला में अक्सर हम लोग कंपेयर करते रहते हैं कि कौन कंटिन्यू है और कौन डिसकंटिन्यू है। यहां पर आपको पता होगा कि जो पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला है यह एक सतत कंटिन्यूअस श्रेणी के रूप में विस्तारित है, और इसका मतलब क्या होता है कि नदियों के द्वारा इसका कटान नहीं किया गया है। और दक्षिण से उत्तर की ओर जब हम लोग बढ़ेंगे, नीचे से ऊपर की ओर जब बढ़ेंगे तो ऊंचाई इसकी कम होती जाती है, अर्थात इसका हो गया कि कुमारी अंतरिप के पास इसकी ऊंचाई ज्यादा होती है। इसके साथ में आपने ये भी देखा कि इसमें जो 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है इसको हम लोग क्या, जो पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला है इसको हम लोग सह्याद्री भी कहते हैं, और इसका विस्तार नर्मदा नदी से लेकर के कहां तक आया, तो कुमारी अंतरीप तक इसका विस्तार हुआ। और इसको 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा दो भागों में विभाजित करती है। एक को हम लोग कहते हैं उत्तरी सह्याद्री, और दूसरे को हम लोग कहते हैं दक्षिणी सह्याद्री। उत्तरी सह्याद्री जो होता है वो नर्मदा नदी के मुहाने से लेकर के मालप्रभा नदी या गोवा तक इसका विस्तार देखने को मिलता है। और उसके बाद अगर आप देखें तो इसकी सर्वोच्च चोटी जो है वो कलसुबई है, दूसरी इसकी सर्वोच्च चोटी महाबालेश्वर है, और महाबालेश्वर से ही एक नदी का उद्गम होता है और वो होती है कृष्णा नदी। इसके अलावा आप देखेंगे तो दक्षिणी सह्याद्री है, और दक्षिणी सह्याद्री का विस्तार जो होता है वह गोवा से लेकर के, गोवा या मालप्रभा नदी से लेकर के कहां तक होता है, तो कुमारी अंतरीप तक होता है। और इसकी सर्वोच्च चोटी जो होती है वो कुद्रेमुख होती है, और दूसरी सर्वोच्च चोटी इसकी पुष्पगिरी होती है, जहां से आपको मिल जाता है, जहां से कावेरी नदी का उद्गम होता है। और दक्षिणी सह्याद्री में ही पाल घाट और सेनकोट्टा दर्रा पाया जाता है। थाल घाट और भोर घाट यहां पर पाया जाता है, थाल घाट और भोर घाट, थाल घाट और पाल घाट। भोर घाट और सेनकोट्टा दर्रा कहां पर होता है, तो यहां पर पाल घाट और सेनकोट्टा कहां पर होता है, तो पाल घाट और सेनकोट्टा, पाल घाट और सेनकोट्टा दर्रा कहां पर होता है, ये होता है आपका दक्षिणी सह्याद्री में। थाल घाट और भोर घाट यहां पर लिखिएगा, थाल घाट और भोर घाट जो है वो कहां पर है, तो ये होता है आपके उत्तरी सह्याद्री में। तो इस तरीके से आपने पूरी पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला को पढ़ लिया है। अब हम लोग बढ़ते हैं अपनी जो दूसरी पर्वत श्रृंखला है उसका नाम आपको मिलता है पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला। तो पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो आपको कहां पर मिलेगी, जो पश्चिमी घाट पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला है, तो इसमें आप देखेंगे तो जैसे आपने यहां पर ये देख लिया था, अब यहां पर एक नदी आती है और उस नदी का नाम हो जाता है महानदी। यहां से एक नदी आती है और उस नदी का नाम होता है महानदी।
अब इसकी शुरुआत कहां से होती है? जो पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला होती है इसकी शुरुआत आपको कहां से मिल जाती है? तो ये वाला एरिया पूरा होता है और ये कहां तक आती है? तो नीलगिरी की पहाड़ी तक इसका विस्तार आपको देखने को मिलता है। कहां से कहां तक? तो आप इसको बताएंगे कि ये नर्मदा महानदी का मुहाना है। इसकी शुरुआत कहां से होती है? महानदी के मुहाने से इसकी शुरुआत होती है। नर्मदा महानदी के मुहाने से इसकी शुरुआत होती है और लास्ट में कहां पर आती है? ये आती है लास्ट में कहां पर? नीलगिरी तक। और आपको ये भी पता है कि यहीं पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट दोनों मिल जाते हैं, तो आप ये भी लिख सकते हैं कि नीलगिरी पर ही पूर्वी घाट और पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन भी होता है। कहां पर? तो नीलगिरी पर इसका मिलन होता है, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट की। अब एक एक करके इसको हम लोग कंपेयर कर लेते हैं पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला से। जब पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला से आप इसको कंपेयर करेंगे तो सबसे पहले बात आती है लंबाई की। तो लंबाई में आप देखेंगे तो पश्चिमी घाट की 1600 किलोमीटर थी, तो इसकी लंबाई कितनी है? 1300 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई हो जाती है। और इसके साथ में अगर आप देखें तो ये नीलगिरी तक, नीलगिरी की पहाड़ियों तक इसका विस्तार आपको देखने को मिल जाता है। और वास्तव में देखेंगे तो यह काफी कटा फटा है, अर्थात हम कह सकते हैं कि यह असतत है, असतत है। और असतत का मतलब कि इसको हम लोग अवशिष्ट के रूप में भी देखते हैं। इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? अवशिष्ट पर्वत के रूप में भी इसका विस्तार होता है। और इसके बाद में असतत का मतलब यहां पर है कि नदियों द्वारा इसका कटान अधिक किया गया है, इसका कटान अधिक किया गया है, सर्वाधिक कटान इसका किया गया है, जो आपका पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला है। और इसको वर्तमान में हम लोग एक अवशिष्ट पर्वत के रूप में भी देखते हैं। तो यहाँ पर अपर्दन और इसके साथ साथ में जो यहाँ से प्रवाहित होने वाली नदियां हैं, जैसे कृष्णा है, गोदावरी है, कावेरी है, तो इन सभी नदियों के द्वारा इसको कई खंडों में विभाजित कर दिया गया है, इसलिए यह एक सतत नहीं रहती है। लेकिन गोदावरी से, महानदी से गोदावरी के मध्य यह काफी सतत रहता है। कहां से? महानदी से लेकर के गोदावरी के मध्य। यहां पर एक पॉइंट और ऐड करेंगे कि महानदी से गोदावरी के मध्य यह सतत मिलती है। कहां से कहां तक? महानदी से गोदावरी के मध्य ये क्या मिलती है? ये सतत मिल जाती है। तो एक पॉइंट आपको अगर कहीं पर लिखने की जरूरत पड़ेगी तो आप इसको याद रख सकते हैं। अब इसके बाद इसकी सर्वोच्च चोटी की हम लोग बात कर लें तो इसकी जो सर्वोच्च चोटी होती है, इसकी सर्वोच्च चोटी जो है वो है विशाखापत्तनम। इसकी जो सर्वोच्च चोटी है वो कौन सी है? तो विशाखापत्तनम है। और दूसरी सर्वोच्च चोटी जो है ये फर्स्ट पोजीशन पर आएगी। और इसके बाद होती है ओडिशा के जंगम जिले में, ओडिशा की जंगम जिले में कौन चोटी है? तो इसकी दूसरी सर्वोच्च चोटी जो होती है वो महेंद्रगिरी हो जाती है। कौन सी? महेंद्रगिरी इसकी सर्वोच्च चोटी हो जाती है। इस तरीके से पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला 1300 किलोमीटर की लंबाई में महानदी के मुहाने से नीलगिरी तक विस्तृत है। इसके साथ में असतत है, यानी कि अवशिष्ट पर्वत के रूप में है। और असतत का मतलब है नदियों द्वारा इसका कटान अधिक किया गया है। महानदी से गोदावरी के मध्य में यह सतत मिलती है। और इसकी सर्वोच्च चोटी की बात करेंगे
तो विशाखापत्तनम सर्वोच्च होती है, और ओडिशा के जंगम जिले में स्थित जो महेंद्रगिरी है वह इसकी दूसरी सर्वोच्च चोटी होती है। तो यहां से आपने ये समझ लिया कि भारत में जो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखलाएं हैं वो किस तरीके से होती हैं। अब यहां पर आपने एक चीज और भी समझा है, यहां पर आपने एक चीज समझा है नीलगिरी पर्वत। अब यहां पर हम लोग थोड़ा सा बात नीलगिरी के बारे में करेंगे। जो नीलगिरी पर्वत है, नीलगिरी पर्वत जो है इसको हम लोग नीलगिरी की गांठ के नाम से भी जानते हैं, इसको नॉट कहा जाता है। और जो गांठ होती है इसका मतलब ही क्या हो गया कि ये दक्षिण भारत में स्थित है, और वजह इसकी क्या होती है गांठ कहे जाने का, तो वो होता है कि यहां पर पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, जहां पर पूर्वी घाट यहां पर क्या है पश्चिमी घाट है, और ये क्या है पूर्वी घाट है, और दोनों का मिलन कहां पर हो गया, तो दोनों का मिलन जो हो गया ये हो गया नीलगिरी में, नीलगिरी की गांठ पर, नीलगिरी पर्वत या इसी को कहा जाता है नीलगिरी गांठ। यहां पर दोनों ये मिलते हैं। ये अक्सर सवाल आपसे पूछा जाता है कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट कहां पर स्थित हैं, और नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी होती है डोडा बेट्टा। नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी कौन सी होती है, नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, सर्वोच्च चोटी जो होती है वो नीलगिरी की वो कहां पर स्थित है, तो ये कहां पर होगी सर्वोच्च चोटी, ये कहां पर होती है नीलगिरी में ही, और उसका नाम होता है डोडा बेट्टा। इसकी सर्वोच्च चोटी होती है कौन सी, डोडा बेट्टा इसकी सर्वोच्च चोटी होती है नीलगिरी की। और यही चोटी जो है यह दक्षिण भारत की, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यहां से सवाल पूछे जाते हैं, दक्षिण भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी, दूसरी सर्वोच्च चोटी होती है कौन सी, वो होती है डोडा बेट्टा। तो दक्षिण भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी या नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो वो आंसर लगाएंगे आप डोडा बेट्टा की। यहीं पर आप देखेंगे तो यहीं पर उटक मंडलम, यहां पर नीलगिरी की ढालों पर ही एक स्थित है उटक मंडलम, उटक मंडलम। ये जो है यहां का यह एक हिल स्टेशन है, उटक मंडलम जो है यह हिल स्टेशन है। अब इसके बाद कुछ सामान्य बातें अगर हम लोग करें, जैसे चाय और कॉफी की बात करते हैं, तो नीलगिरी की पहाड़ियों पर इसका ज्यादा से ज्यादा यहां पर प्रोडक्शन किया जाता है। इसके अलावा आप देखेंगे यहां पर नीलगिरी नाम का एक टाइगर रिजर्व भी है, नीलगिरी यहां पर एक टाइगर रिजर्व और नेशनल पार्क भी है। तो नीलगिरी के नाम से यहां पर एक है नीलगिरी टाइगर रिजर्व और नेशनल पार्क भी है, कहां पर, तो यही वाला एरिया आपको मिल जाएगा। तो ये कुछ पॉइंट हैं जो नीलगिरी के बारे में आपको जानने की जरूरत है। और यही वाला क्षेत्र होता है जहां पर केरल में क्या होता है, यहीं पर आप देखेंगे केरल में, तो केरल में आपको क्या मिल जाता है, यहीं पर केरल में शांत घाटी भी मिलती है। और आपको पता होगा कि अगर फूलों की घाटी की बात करेंगे, फूलों की घाटी, तो ये कहां पर होती है, ये होती है उत्तराखंड में। फूलों की घाटी कहां पर है, उत्तराखंड में। और केरल में क्या है, वो है शांत घाटी। तो ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो होते हैं वो आपको यहां पर पूछे जाते हैं। और इससे संबंधित खास करके जो नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी है डोडा बेट्टा, और दक्षिण भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी है वो कौन सी है, तो दक्षिण भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी है डोडा बेट्टा। लेकिन अब इसी के साथ में आपको और प्रश्न क्या पूछे जाएंगे, तो दूसरा आप हेडिंग बनाइएगा अन्नामलाई। अन्नामलाई,
अब जो अन्नामलाई पर्वत श्रृंखला है ये आपके लिए और भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं पर आप देखेंगे तो अन्नामलाई में एक सर्वोच्च चोटी होती है और वो होती है अनईमुडी। तो अनईमुडी जो है, यहां पर ध्यान से समझिएगा, अनाईमुडी जो है यह दक्षिण भारत की, अनाईमुडी जो है यह दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है, दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है। और ये कहां पर है, किस पर्वत में? तो आंसर आप लगाएंगे अन्नामलाई में है। और अगर हम लोग लोकेशन की बात करें तो ये होता है केरल का एक इडुक्की जिला है, केरल का इडुक्की जिला है, वहीं पर है ये अनाईमुडी। और अनाईमुडी दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी होती है। इसके अलावा जो डोडा बेट्टा होता है, ध्यान रखिएगा, डोडा बेट्टा जो है यह दूसरी सर्वोच्च चोटी है, दूसरी सर्वोच्च चोटी है दक्षिण भारत की, दूसरी सर्वोच्च चोटी कहां की? दक्षिण भारत की, दक्षिण भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी। और यह पार्ट किसका होती है? ये होती है नीलगिरी की, नीलगिरी पर्वत में स्थित है। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और यहां से अक्सर आपको प्रश्न पूछ ही लिया जाता है। इसके बाद में हम लोग अगर देखें तो इसके बाद होता है कार्डोमम की पहाड़ियां। अगला होगा आपका कार्डोमम की पहाड़ियां। तो कार्डोमम की पहाड़ियां जो होती हैं इसी को हम लोग कहते हैं इलायची की पहाड़ी, इलायची की पहाड़ी। अब इसका विस्तार कहां पर ज्यादा देखने को मिलता है? अगर कार्डोमम की पहाड़ी या इलायची की पहाड़ियों की हम लोग बात करते हैं तो इसका विस्तार आपको कहां पर मिल जाता है? इसका मुख्य विस्तार जो होता है वो केरल में मिलता है और कुछ भाग इसका दक्षिण पूर्वी तमिलनाडु और दक्षिण पश्चिमी तमिलनाडु में भी पाया जाता है। तो आप एक मोटा मोटा आइडिया समझ सकते हैं कि इसका विस्तार कहां पर होता है? केरल में। और केरल के साथ साथ में थोड़ा सा इसका विस्तार कहां पर मिल जाएगा? ये मिल जाता है तमिलनाडु में। तो केरल और तमिलनाडु के क्षेत्रों में विस्तार जो होता है वो होता है कार्डोमम की पहाड़ियों का। और कार्डोमम की पहाड़ियों पर आप देखेंगे तो मसालों का उत्पादन यहां पर बड़े पैमाने पर किया जाता है, मसालों का उत्पादन बड़े पैमाने पर किया जाता है, बड़े पैमाने पर किया जाता है। और वैसे भी आप जानते हैं कि जो दक्षिण भारत के स्टेट्स हैं, दक्षिण भारत के राज्यों में आप ज्यादा से ज्यादा देखते हैं कि यहां पर मसालों की खेती की जाती है और ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट भी होता है। इसके बाद में एक पहाड़ी और आपको मिलती है और वो होता है पलनी पहाड़ी। तो पलनी की पहाड़ी जो है वो कहां पर स्थित है? तो तमिलनाडु में इसका विस्तार होता है और यहीं पर कोडई कनाल हिल स्टेशन है। तो पलनी पहाड़ी कहां पर है? पलनी पहाड़ी, तो इसका विस्तार आपको मिल जाता है तमिलनाडु में। इसका विस्तार कहां पर मिलता है? तमिलनाडु में। और कोडई कनाल हिल स्टेशन, कोडई कनाल हिल स्टेशन ये कहां पर है? तो कोडई कनाल हिल स्टेशन जो है वो कहां पर है? तमिलनाडु में। और किस पर्वत का ये पार्ट माना जाता है? तो वो होता है आपका कौन सा? पलनी की पहाड़ी। तो यहां से ये सारे पॉइंट्स आप समझ सकते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, एक होता है अजंता श्रेणी। अजंता की श्रेणी ये कहां पर पाई जाती है? तो ये होती है महाराष्ट्र में। गिर पहाड़ी जो है वो कहां पर है? गुजरात में। तो ऐसे कुछ अन्य छोटी छोटी पहाड़ियां भी होंगी जिसे आप एटलस पर देख करके एक बार इसकी लोकेशन केवल समझ लीजिएगा तो सारे पॉइंट यहां से आपको क्लियर हो जाएंगे। चूंकि जो यहां से पर्वत और पठारों के बारे में पूछा जाता है वो ज्यादातर आपको यही रहता है कि कौन सा पर्वत कहां पर स्थित है। खास करके जो छोटे छोटे पर्वत हैं
उनकी एग्जैक्ट लोकेशन पूछ ली जाती है, कौन से स्टेट में इसका विस्तार देखने को मिलता है। तो ये सारे पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। एक पर्वत छोटा सा और है जो कि दक्षिण भारत का सबसे दक्षिणतम पर्वत माना जाता है, वो होता है नागरकोइल। तो एक पॉइंट आप यहां पर और बनाइएगा नागरकोइल को लेकर। तो यहां पर आप देखिए, तो नागरकोइल जो है यह दक्षिणतम पर्वत श्रृंखला है, दक्षिणतम पर्वत श्रृंखला है। और इसके बाद कभी भी क्या होता है कि यहां पर इसके बाद कोई पर्वत श्रृंखला मौजूद नहीं है। यह आपको पूछा जा सकता है कि भारत की जो दक्षिणतम चोटी है वो कौन सी है, तो वो है नागरकोइल। क्लास खत्म हो गई, दे दीजिएगा। सबसे ज्यादा यहां पर दक्षिण में अगर देखेंगे तो दक्षिणतम पर्वत कौन सा होता है, तो वो होता है नागरकोइल। तो यहां से जो हम लोगों ने प्रायद्वीपीय भारत के पठार की बात किया था, तो प्रायद्वीपीय भारत के पठार की जो हम लोगों ने बात किया है, इसमें हम लोगों ने पर्वत और पठार दो अलग अलग बातों को कंप्लीट किया। पर्वत में आपने ये देख लिया है कि कौन कौन सी पर्वत श्रृंखलाएं होती हैं। हम लोगों ने सबसे पहले अपनी बात पढ़ा था अरावली पर्वत श्रृंखला के बारे में। उसके बाद हम लोगों ने विंध्याचल, सतपुड़ा पढ़ा, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट पढ़ा। फिर उसके बाद हम लोगों ने नीलगिरी को पढ़ा, अन्नामलाई को पढ़ा, फिर पलनी को पढ़ा, और इसके बाद में आपने देख लिया कार्डोमम और इलायची की पहाड़ी। और फिर उसके बाद लास्ट में हम लोगों ने जो भारत की सबसे दक्षिणतम पर्वत श्रृंखला है वो है आपकी नागरकोइल। तो नागरकोइल के बारे में हम लोगों ने अपनी पूरी बात को कंप्लीट कर लिया है। तो इस तरीके से आप अगर देखिए तो सारे पॉइंट्स जो हैं वो आपको कंफर्म हो गए। चलिए अब हम लोग बात करते हैं अपने दूसरे सेगमेंट की, जिसका नाम है प्रायद्वीपीय भारत के पठार। तो पर्वतों की बात हम लोगों ने कर लिया है, अब हम लोगों को बात करना है प्रायद्वीपीय भारत के पठार। तो हेडिंग आप बनाइएगा प्रायद्वीपीय भारत के पठार। प्रायद्वीपीय भारत के पठार। एक बात तो आपको पहले ही इंट्रोडक्शन में ही मैंने बताया था कि प्रायद्वीपीय भारत का जो पठार है वो वास्तव में हम लोग क्या कहते हैं, दक्कन के पठार के रूप में ही इसका विस्तार, यानी कि एक ही पठार के रूप में ये सारा का सारा विस्तृत था। लेकिन इसके साथ साथ में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जितने भी पठार, जो एक पठार मौजूद था, यहाँ से तमाम प्रकार की नदियां क्या हुई, तमाम प्रकार की नदियां यहां से होकर के प्रवाहित हुई। और जैसे जैसे ये होकर के प्रवाहित होती गई, इन्हीं नदियों के द्वारा इसका कटान किया गया, और कटान होने के बाद यही अलग अलग पार्ट्स में, अलग अलग क्षेत्रों में विस्तारित हुआ, और उसी को हम लोग अलग अलग पठारों के रूप में पढ़ते हैं। तो एक कॉन्सेप्ट आपको ये बना के चलना है कि प्राचीन समय में जो यहाँ पर प्रायद्वीपीय भारत के पठार हैं, और ये क्या होता है, प्राचीनतम स्थलाकृति है, ये प्राचीनतम स्थलाकृति है, प्राचीनतम स्थलाकृति है। यानी कि सबसे पहले अगर किसी स्थलाकृति का निर्माण हुआ था तो वो कौन था, भारत का प्रायद्वीपीय क्षेत्र। अब इसके बाद जो सेकंड पोजीशन की बात करते हैं, दूसरे नंबर पर किसका विस्तार हुआ, चूंकि आप जानते हैं कि इंडियन प्लेट यूरेशियाई प्लेट से टकराई, और इसी के परिणाम स्वरूप हमको क्या मिला था, हिमालय पर्वत की उत्पत्ति। तो सेकंड पोजीशन पर आपको क्या लगाना होगा, हिमालय पर्वत की उत्पत्ति, और हिमालय से निकलने वाली नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों के जमाव से उत्तर भारत के विशाल मैदान का निर्माण होता है। इसलिए हम कहते हैं कि तीसरे नंबर पर, यानी कि सबसे बाद में अगर देखेंगे तो वो निर्माण होता है उत्तर भारत के विशाल मैदान का। तो यहां से आपको कुछ इस तरीके से भी क्रम से सवाल पूछे जा सकते हैं। अब हम लोग एक एक करके बात करें तो मालवा के पठार की, इसमें जो पठारों की बात कर रहे हैं वो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे मालवा के पठार की। तो मालवा का पठार जो है, मालवा का पठार, अब आप यहां पर मैप बनाइएगा, और मैप में आपको ये सारी एटलस आप ओपन कर लीजिए, और वहां पर जब आप देखेंगे तो यहां पर जो एमपी वाला एरिया है, एमपी में खास करके भिंड और मुरैना वाला क्षेत्र है, भिंड और मुरैना क्षेत्र देखेंगे, दतिया देखेंगे, ग्वालियर है, शिवपुरी है, ये सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश के जहां पर आपको विस्तार मिल जाता है
मालवा के पठार का। तो मालवा के पठार का विस्तार आपको ऐसे ही क्षेत्रों में देखने को मिल जाता है। अब इसके बाद हम लोग कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातों की अगर बात करें तो इसका मुख्य रूप से जो विस्तार होता है वो मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में। ये कहां पर विस्तारित है? तो मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में, मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में इसका विस्तार देखने को मिलता है। और उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में जो इसका विस्तार देखने को मिलता है इसमें भी कौन कौन सा, जैसे है ग्वालियर, यहाँ का जिला है ग्वालियर है, शिवपुरी है, ग्वालियर शिवपुरी, भिंड है, मुरैना है। ये सारे क्षेत्र कैसे हैं? ये ऐसे जिले हैं मध्य प्रदेश के जहां पर विस्तार होता है मालवा के पठार की। अब यहां पर देखेंगे तो एक बहुत ही उबड़ खाबड़ अपर्दन आपको देखने को मिलता है। और ये क्या होता है? चंबल का, चंबल के द्वारा यहां पर क्या किया गया है? भारी मात्रा में कटान किया गया है। चंबल में, चंबल नदी द्वारा इसका कटान किया गया है। और कटान जो किया गया है इसी को हम लोग कहते हैं बीहड़, यानी कि चंबल का बीहड़ कहां पर होता है? तो वो मालवा के पठार पर ही होता है और यह क्षेत्र होता है मध्य प्रदेश का। तो आपने देखा भी होगा कि चंबल के जो बीहड़ होते हैं, बीहड़ का मतलब कि चूंकि ये पठारी क्षेत्र है और इसमें जब कटान हो जाएगा तो छुपने के लिए बेहतर जगह मिलती है, इसलिए चंबल के डाकू बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हैं। इस बात को आप जानते होंगे, कहानियों में भी सुने होंगे, बहुत सारी मूवीज में भी इस बात को दिखाया गया है। तो चंबल नदी का बीहड़ आप ध्यान रखिएगा, ये चंबल नदी का बीहड़, कभी कभी ऐसे भी सवाल पूछ लिए जाते हैं यह किस नदी के द्वारा बनाया गया है, तो आपको बहुत इजीली आप इसको बता सकते हैं कि चंबल नदी का बीहड़ जो है वो चंबल नदी के द्वारा ही बनाया गया है। और यहां पर आप देखेंगे तो ये होता है मालवा का पठार। और मालवा के पठार का जो विस्तार होता है वह मध्य प्रदेश के उत्तर और पश्चिमी क्षेत्रों में आपको इसका विस्तार देखने को मिल जाता है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कुछ दो जनजातियां पाई जाती हैं और उन जनजातियों में एक महत्वपूर्ण है संथाल और दूसरा है उरांव। यहाँ पर दो जनजातियां जो पाई जाती हैं वो है संथाल, एक का नाम है संथाल और दूसरे का नाम है उरांव। दो यहाँ पर जनजातियां पाई जाती हैं मालवा के पठार पर। और यहाँ पर आप देखते हैं तो पतझड़ प्रकार के वन होते हैं, पतझड़ प्रकार के वन होते हैं। और पतझड़ प्रकार के वन होने के साथ साथ में क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर या कल्टीवेशन नहीं हो पाता है और वजह इसकी होती है, वजह यहाँ पर है सिंचाई सुविधाओं का अभाव। तो सिंचाई सुविधाओं के अभाव की वजह से यहाँ पर बहुत ज्यादा मात्रा में अगर हम लोग देख लें कि यहाँ पर क्या खेती की जा सकती है कि नहीं, तो बहुत बड़े मात्रा में यहाँ पर खेती नहीं की जा सकती है। और वजह आपको पता है, वजह इसका सिर्फ और सिर्फ यही होता है कि यहाँ पर सिंचाई सुविधाओं का अभाव है। और सिंचाई सुविधाओं के अभाव होने के साथ साथ में अगर आप एक पॉइंट और समझें तो यहाँ पर चूंकि जो पूरा का पूरा मालवा पठार का क्षेत्र है ये कठोर चट्टानों से मिलकर बना है। और जहां पर भी कठोर चट्टानों का विस्तार आपको देखने को मिलेगा तो वहां पर एग्रीकल्चर तो बिल्कुल भी संभव नहीं होती है। तो इसलिए आप इस बात को भी समझते रहें और जानते रहें कि यहाँ पर जो एग्रीकल्चर होता है वो कम से कम हो पाता है और वजह इसकी होती है सिंचाई का अभाव। और इसके साथ साथ में अगर आप देखेंगे सिंचाई के अभाव के साथ साथ में यहाँ का जो मृदा होती है, खास करके यहाँ पर अगर इसके निचले क्षेत्रों में जाएंगे तो आपको यहाँ पर तो मिल जाएगा, यहाँ पर आपको मिल जाएगा जो इसका निचला क्षेत्र है यहाँ पर काली मृदा आपको मिल जाएगी, क्योंकि महाराष्ट्र के क्षेत्रों में काली मृदा का विस्तार आपको ज्यादा मिलता है और एमपी महाराष्ट्र का जो एरिया है वो एक साथ लगा हुआ होता है। तो यहाँ से कुछ कॉन्सेप्ट भी आप सीखिए और उसके साथ साथ में जो फैक्चुअल बातें हैं उसको भी आप जानते रहें। अब हम लोग मालवा के पठार से थोड़ा सा पूरब की तरफ बढ़ेंगे और जब पूरब की तरफ बढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा एक बुंदेलखंड का पठार। तो यहां पर आपको दूसरे नंबर पर पढ़ना है बुंदेलखंड का पठार।
बुंदेलखंड का पठार। अब जब बुंदेलखंड के पठार की बात करते हैं तो इसका विस्तार बुंदेलखंड और बघेलखंड, तीसरे नंबर पर क्या आ जाएगा, बघेलखंड। चूंकि ये दोनों साथ में हैं तो इसको साथ में ही कंप्लीट कर लेंगे। तो बुंदेलखंड और बघेलखंड का जो पठार है ये खास करके कहां पर मिलता है, ये ज्यादातर इसका विस्तार जो होता है ये उत्तर प्रदेश के भागों में, उत्तर प्रदेश का झांसी और ललितपुर वाला एरिया है, उत्तर प्रदेश का ललितपुर और झांसी एरिया जो है तो यहां पर इसका विस्तार पाया जाता है बुंदेलखंड का। और बघेलखंड की बात करेंगे तो यह उत्तर प्रदेश में कम, लेकिन इसका विस्तार आपको मध्य प्रदेश में ज्यादा मिलता है और इसी में थोड़ा बहुत पार्ट लगा होता है उत्तर प्रदेश के साथ। हालांकि यहां पर विस्तार नहीं होता है लेकिन यहां से इसकी शुरुआत मान ली जाती है। तो यहां पर जैसे रीवा और सतना वाला एरिया है, रीवा और सतना वाला जो एरिया है तो यहां पर आपको मिल जाता है दूसरा बघेलखंड का पठार। और पहला आप यहां पर देख रहे हैं कि ललितपुर झांसी का जो क्षेत्र है उत्तर प्रदेश का, वहां पर आपको देखने को मिल जाता है बुंदेलखंड का पठार। तो यहां पर बुंदेलखंड और बघेलखंड का पठार आपको देखने को मिलता है। बुंदेलखंड में आप जानते हैं कि यहां पर कठोर ग्रेनाइट जैसी चट्टानें देखने को मिलती हैं। कहां पर, तो ये होता है आपके बुंदेलखंड क्षेत्र में। और जो बघेलखंड का क्षेत्र होता है यहां पर ज्यादातर आपको यहां पर कौन सी चट्टानें मिलती हैं, तो नीस और शिष्ट प्रकार की चट्टानें मिलती हैं। यहां पर कौन सी मिलेगी, नीस और शिष्ट प्रकार की चट्टानें यहां पर देखने को मिलती हैं। और इसी क्षेत्र में मौजूद है एक खजुराहो का मंदिर, यहीं पर है खजुराहो का मंदिर। और खजुराहो के मंदिर में आप जानते हैं कि इसको चंदेलों ने बनाया था। इसको बनाया किसने था, इसको बनाया था चंदेल शासकों ने। और चंदेल शासकों ने किसका निर्माण कराया, खजुराहो का। और खजुराहो में ही आप देखेंगे तो यह मध्य प्रदेश का छतरपुर जिला होता है। मध्य प्रदेश का यह जिला कौन सा होता है, तो छतरपुर जिला होता है। और इसके साथ साथ में आप देखेंगे यहीं पर कंदरिया महादेव का मंदिर भी है, कंदरिया महादेव का मंदिर भी है। और यहाँ की जो कलाकृतियां हैं उससे आप भली भांति परिचित होंगे, उसके बारे में बहुत ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। खजुराहो के मंदिर की दीवारों पर आप उत्कृष्ट कलाकृतियों को देख सकते हैं। चंदेल शासकों ने इसको बनवाया था। और बघेलखंड का जो विस्तार होता है वो मध्य प्रदेश के खास करके उत्तर और पूर्वी क्षेत्रों में देखने को मिलता है, विशेष रूप में रीवा और सतना का क्षेत्र। इसके साथ में नीस और शिष्ट प्रकार की यहाँ पर चट्टानें पाई जाती हैं। इसके अलावा जो बुंदेलखंड है वो ललितपुर और झांसी वाला एरिया है और यहाँ पर ग्रेनाइट जैसी चट्टानें आपको देखने को मिल जाती हैं। अब यहाँ पर देखिए जितने भी पॉइंट्स आपको देखने को मिलता है, यहाँ पर आपको नीस और ग्रेनाइट, यहाँ पर भी नीस आपको मिल जाती है और साथ ही साथ आपको ग्रेनाइट तो यहाँ पर मिलती ही मिलती है। अब यहाँ पर आपने ये समझा है कि नीस और ग्रेनाइट जैसी चट्टानें यहाँ पर होती हैं, तो इसका मतलब है कि यह एक शुष्क प्रकार का पठार है। और इसके साथ में अगर बात करेंगे यहाँ पर दलहन और तिलहन, खास करके आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश हमेशा से ही क्या रहता है, दलहन के उत्पादन में ज्यादा इसका योगदान रहता है। तो दलहन और तिलहन ये ऐसी दो फसलें हैं जो यहाँ पर ज्यादा बड़ी मात्रा में की जाती हैं। जैसे अरहर आप देखते हैं उसको बहुत ज्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है, केवल जब बुआई उसकी करनी होती है तो उसी टाइम पर उसको पानी की ज्यादा आवश्यकता होती है। और एक बार जब इसका अंकुरण हो जाता है तब इसके बाद इसको बहुत ज्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है। तो ऐसे क्षेत्रों में जहां पर शुष्क क्षेत्र है तो वहां पर दलहन की खेती आसानी से की जा सकती है। इसके बाद जो हम लोगों का चौथे नंबर पर आएगा वो है आपका छोटा नागपुर का पठार। अगला कौन सा होगा, फोर्थ नंबर पर जो पठार है वो है आपका छोटा नागपुर का पठार। अब छोटा नागपुर का पठार के बारे में आप एक बहुत अच्छी बात जानते हैं कि इसको हम लोग भारत का रूर कहते हैं। क्या कहते हैं, रूर ऑफ इंडिया कहते हैं, भारत का रूर कहा जाता है। और जब भारत का इसको रूर कहा गया है
तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब हो जाता है भारत का रूर कहे जाने का कि यहां पर सभी प्रकार के खनिज, सभी प्रकार के खनिज यहां पर आपको मिल जाते हैं, सभी प्रकार के खनिज उपलब्ध होते हैं। या यूं कह लें कि खनिज संसाधनों की दृष्टि से, खनिज संसाधनों की दृष्टि से, संसाधनों की दृष्टि से ये क्या होता है? यह धनी क्षेत्र होता है छोटा नागपुर का पठार। अब यहां पर आप देखिए तो छोटा नागपुर के पठार का विस्तार आपको कहां मिलता है? तो मुख्य तौर पर इसका विस्तार आपको झारखंड में मिलेगा। इसके अलावा पश्चिम बंगाल के कुछ भाग में और बिहार के कुछ भाग में भी इसका विस्तार आपको देखने को मिल जाता है। तो इस प्रकार से अगर छोटा नागपुर के पठार के हम लोग लोकेशन की बात करते हैं तो ये आपको समझ लेना है कि यह झारखंड, पश्चिम बंगाल और कुछ क्षेत्र इसका बिहार का आता है। तो यहां पर इसका विस्तार देखने को मिल जाता है। अब इसके बाद यहीं पर देखेंगे एक सिंहभूम नाम का जिला है। सिंहभूम जिला जो है वो झारखंड में, और यहां पर आप देखेंगे तो यहीं से लोहे के अयस्क ज्यादा प्राप्त किए जाते हैं और खास करके हेमेटाइट प्रकार के, तो यहां से ज्यादा लौह अयस्क पाए जाते हैं। इसके साथ में मैंगनीज अयस्क यहां से उपलब्ध होते हैं। तो देश में उत्पादित जो कुल खनिज है उसका तकरीबन 60% आपको कहां से मिल जाता है? 60% खनिजों का उत्पादन आपको कहां से किया जाता है? तो वो छोटा नागपुर पठार के क्षेत्रों से ही किया जाता है। और यही वजह है कि इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग भारत का रूर कहते हैं। इसके साथ में अगर आप देखिए तो जो छोटा नागपुर के पठार की बात करते हैं तो यहां से होकर के एक नदी जाती है और उसका नाम है दामोदर नदी। तो दामोदर नदी किस क्षेत्रों से होकर के जाती है? तो वो है छोटा नागपुर के पठार क्षेत्रों पर ही ये विस्तारित होती है। यहां पर आपको देखना है जैसे रानीगंज है, झरिया है, सिंहभूम है, तो ये सभी जब हम लोग इंडस्ट्री को पढ़ेंगे यहां पर आपको और भी देखने को मिलेगा। और इसी का एक पार्ट माना जाता है हजारीबाग का पठार। इसी का पार्ट माना जाता है हजारीबाग का पठार। तो इसी का ये विस्तार होता है, तो इसलिए इसमें अलग से कोई पढ़ने की आवश्यकता इसमें बहुत नहीं है। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर कुछ अन्य पठारों की भी चर्चा करेंगे, लेकिन आज की क्लास में नहीं करेंगे। हम लोग इसमें आगे जो पढ़ेंगे वो आपका हो जाएगा जैसे शिलांग का पठार, या इसी को हम लोग कहते हैं मेघालय का पठार। इसके साथ साथ में हम लोग देख लेंगे कि जो तेलंगाना का पठार है या फिर विदर्भ का पठार है, और सबसे इंपॉर्टेंट दक्कन का पठार। तो ये सारे पठारों की बात हम लोग अपने अगली क्लास में करेंगे। आज के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं। सारी बातों को अच्छे से इसको रिवाइज कर लीजिए। मैप में आप एटलस में इसको हर एक पॉइंट्स को देख लीजिए, और मैप में ज्यादा से ज्यादा आप लिखते रहिए कौन सा पठार कहां पर है, कौन सा पर्वत कहां पर है, उसकी चोटियां कौन सी हैं और इसमें उसकी लंबाई कितनी है। तो ये सारी बातें आप अपने एटलस में भी इसको नोट करते रहिए। एटलस गंदा होगा उसकी परवाह बिल्कुल मत करिए, नया एटलस फिर मिलेगा। तो इस तरीके से अपनी तैयारी को बेहतर अंजाम दीजिए ताकि आप एनडीए के एग्जाम में बेहतर तरीके से क्वेश्चंस को अटेंड कर सके और सही सवालों को आप लगा सके। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।